हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पूरी हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने आपकी पूरी हिस्ट्री के पांचों चैप्टर्स के 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। एंड ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एग्जाम में पूछे जाने के इन क्वेश्चंस के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी एंड मैंने 2-3 दिन रिसर्च करके आपके लिए 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं हर एक हिस्ट्री के चैप्टर में से। सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमने एमसीक्यूज भी लिए हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने हिस्ट्री में से सिलेक्ट किए हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इवेंट्स के नाम बता रखे हैं एंड ये कौन से ईयर में हुए थे उससे हमें इसको मैच करना है एंड देन सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई थी एंड इस ट्रीटी के थ्रू ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 मतलब ए किसके साथ मैच होगा, सेकंड के साथ। ए इज सेकंड। देन वीना पीस सेटलमेंट। तो वीना में एक ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई थी एंड ये पीस सेटलमेंट कब हुई थी, 1815 में। ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815, तो 1815 इसके साथ मैच हो जाएगा। ओके, सो ये बी है एंड ये फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। देन सेरेमनी एट वर्सलिस। तो देखो वर्सलिस में जो सेरेमनी हुई थी उसमें काइजर विलियम वन को जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया था आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, है ना। एंड ये कब हुआ था, 1871 में हुआ था। तो जो सी है वो मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ। ओके, देन एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था एंड इस एक्ट के थ्रू इंग्लैंड अब अपना इन्फ्लुएंस इंपोज कर सकता था स्कॉटलैंड पर। ओके, तो ये एक्ट ऑफ यूनियन था ऑफ 1707। तो ये हो जाएगा डी, मैच हो जाएगा थर्ड के साथ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ए देखो सेकंड के साथ मैच हो रहा है एंड बी फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। तो देखो ए सेकंड के साथ एंड बी फर्स्ट के साथ। देन सी फोर्थ के साथ मैच हो रहा है एंड डी थर्ड के साथ। तो सी फोर्थ के साथ, डी थर्ड के साथ। सो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको इवेंट्स के जो ईयर्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर सम एलिगरीज यूज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हम जानते हैं जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, सारे जो कंट्रीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो एलिगरीज का यूज किया जाता था। एलिगरीज ये एक फीमेल फिगर होती थी जिनको यूज किया जाता था एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे जर्मेनिया जर्मनी कंट्री की एलिगरी है, मैरियेना फ्रांस कंट्री की एलिगरी है, भारत माता हमारी कंट्री की एलिगरी है। ठीक है, तो इनका यूज किया जाता था। ओके, अकॉर्डिंगली विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अब जो वो जो एलिगरीज है उसमें अलग अलग सिंबल्स हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि सिग्निफाई करता है बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, मतलब एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। ये कौन सिंबलाइज करता है, कौन सिग्निफाई करता है इसे? ब्रोकन चेन्स, रेज ऑफ द राइजिंग सन, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल या ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड। देखो ब्रोकन चेन्स जो है जर्मेनिया की एलिगरी में, उन ब्रोकन चेन्स का मतलब है बीइंग फ्रीड, मतलब आजाद होना। जैसे आप सोच सकते हो चेन्स टूट रही है मतलब आजाद हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोकन चेन्स सिग्निफाई करते हैं बीइंग फ्रीड। रेज ऑफ द राइजिंग सन, जो सन है उसकी ऐसे राइजिंग सन पीछे बैकग्राउंड में शो करी गई है। ये क्या दिखाता है, ये सिग्निफाई करता है कि एक नए एरा की शुरुआत हो रही है, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नया टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल क्या शो करता है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल ये जर्मन एम्परर का सिंबल है जो कि शो करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, एंड ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड, जो तलवार है जो स्वॉर्ड है उसके चारों तरफ एक ऑलिव ब्रांच लिपटी हुई है, उसका क्या मतलब है, विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब हम शांति बनाए रखने के लिए तैयार हैं। वी आर विलिंग टू मेक पीस, टू मेंटेन पीस। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड। तो हमसे पूछा था बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, तो उसको कौन सिंबलाइज कर रहा है, रेज ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो फ्रेंड्स देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पेंटिंग दी थी फ्रेडरिक सोरुई की जिसमें उन्होंने अपने यूटोपियन विजन को दर्शाया था और उसी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी था जिसे सभी कंट्रीज क्रॉस कर रहे थे एंड दे वर मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। अब उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आपको 2 फीचर्स बताने हैं। बहुत ईजी है क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 2 हाथ थे और एक हाथ में उन्होंने अपना जो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन था वो होल्ड किया हुआ था। जैसे आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही वो एक चार्टर था, एक पेपर था जिसपे जो राइट्स लिखे हुए थे जो हर एक सिटीजन को मिलने चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। और दूसरे हाथ में उनके पास एक टॉर्च थी, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। इन्हीं के बारे में आपको एक दो लाइन में आंसर करना है, दो आपको फीचर बताने हैं। तो देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाई करना है, यानी कि जब आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी टीचिंग को एक पर्सोनिफाई कर देते हो, यानी कि पर्सन के थ्रू से आप समझा रहे हो किसी चीज को। द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, एंड हैज द फॉलोइंग फीचर। पहला है, इट हैज द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मेन इन वन ऑफ हर हैंड्स, अंडरलाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। और आज के समय भी फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही उस टाइम पर इसे दर्शाया जा रहा था कि जो कंट्रीज हैं जो पहले मोनार्की थे, अब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, जहां पर सभी को इक्वल राइट्स मिलने वाले हैं, सभी के पास वोटिंग राइट्स होंगे। जो कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ये फ्रीडम उनको दी जाएगी। अगला सेकंड फीचर है, शी बियर्स द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट टू इंप्लाई दैट लिबर्टी वुड एजुकेट एंड एम्पावर एवरीवन। अगर लिबर्टी नहीं होगी, अगर फ्रीडम नहीं होगी, तो किसी को भी वुमेन को एजुकेट नहीं होने दिया जाएगा। जो अपने आइडियाज है आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो आप राजा के अगेंस्ट नहीं लिख सकते हो अगर लिबर्टी नहीं होगी, तो इसीलिए ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्या दर्शा रही है, इट इंप्लाइड दैट द लिबर्टी वुड एजुकेट एंड एम्पावर एवरीवन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज कैवर एक्सप्लेन हिज कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो फ्रेंड्स देखो, हमने चैप्टर में पढ़ा था बहुत अच्छे से कि इटली की यूनिफिकेशन का आप कह सकते हो आर्किटेक्ट कौन था, इट वॉज कैमिला दी कैवर। जैसे कि जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कौन था, ओटो वॉन बिस्मार्क। वैसे ही इटली के केस में इट इज कैमिला दी कैवर, इन्हें हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर कैवर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिना पिडमोंट। सार्डिना पिडमोंट एकमात्र इटालियन स्टेट था जिसका राजा एक्चुअली में इटालियन था, ठीक है। बाकी टोटल 7 स्टेट से सिर्फ एक ही स्टेट था सार्डिना पिडमोंट जिसका राजा असल में इटालियन था, बाकी सब अलग अलग रीजन में अलग अलग कंट्रीज के राजा मतलब राज कर रहे थे, कोई ऑस्ट्रियन है, कोई अलग देश का है, ठीक है। एंड अब He bravely led his army to achieve a unified Italy. The following were his contribution. अब contribution हमें बताने क्वेश्चन में बोला explain his contribution to the unification of Italy. अब यहाँ पे पहला पॉइंट रीड करते हैं, he was a diplomat and hence engineered an alliance with France to defeat Austrian forces in a war in 1859, thereby winning a major chunk of northern back. अब इसका क्या मतलब है, देखो डिप्लोमेट क्या होता है, जो एक कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशंस को देखता है कि भाई दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस हेल्दी है नहीं है, ये देखने का काम किसका होता है, डिप्लोमेट का होता है। अब यहाँ पे जो कैमिला दी कैवर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो एक डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने फ्रांस के साथ अपने जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करे ताकि फ्रांस उनका साथ दे नॉर्दर्न इटली में जो ऑस्ट्रिया के राजा है उसे हराने में, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस बने और फ्रांस ने उनका साथ दिया टू डिफीट दी ऑस्ट्रियन फोर्सेज जो कि इटली के नॉर्थ में थे इन द ईयर 1859। अगला पॉइंट, ही हैड गुसिपी गरिबाल्डी एंड हिज वॉलंटियर्स इन विनिंग द साउदर्न पोर्शन। तो देखो नॉर्दर्न पोर्शन की बात कर लिया, अब साउदर्न पोर्शन जो कि किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज था, उसमें उसको मतलब यूनाइट करने में किसका सबसे मेजर रोल था, गुसिपी गरिबाल्डी का था। और इनका साथ किसने दिया था, चीफ मिनिस्टर कैवर ने ऑब्वियसली दिया भी था, एंड इंक्लूडिंग द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज इन 1860। अगला पॉइंट, ही वाज द ब्रेव वॉरियर हु फाइनली यूनिफाइड इटली बाय फॉर्जिंग अलायंस विद सम बाय फाइटिंग विद अदर्स। यानी कि कुछों के साथ अलायंस बना ले, यानी कि हेल्दी अलायंस बना ले। भाई आप जैसे कि आप बात करें, जैसे कि जो सेंटर रीजन था इटली का, उनके साथ कोई वॉर, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, वो अपने आप ही यूनिफाइड इटली का पार्ट बन गया। अब कुछ से जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, वहां पे वॉर हुआ, लड़ाई हुई, एंड देन यहाँ पे एक यूनिफाइड इटली बना इन द ईयर 1871। और उनका राजा कौन बना था, विक्टर इमैनुअल II। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब 5th क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोपियंस ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850s का जो टाइम पीरियड था, उसमें कौन सी इकोनॉमिक, कैसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स लोग फेस कर रहे थे, यूरोपियंस फेस कर रहे थे, वो हमें बताना है। 5 ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ठीक है। तो पॉइंट्स में आप इसका आंसर करेंगे। सो एज एन एनॉर्मस इंक्रीज in population was witnessed all over Europe. There were more job seekers than employment opportunities. Population from rural areas often migrated to cities to live in overcrowded slums. So population increase हो रही थी, population increase हो रही है तो फिर job seekers भी बढ़ जाएंगे, है ना, लोगों को ज्यादा job चाहिए हो गई। And then जो employment opportunities थी वो कम थी, इस वजह से unemployment देखने को मिली। Okay, and जो population थी वो गांव से, rural area से वो शहर में जा रही थी जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, ठीक है। To live in overcrowded slums. And देखो शहरों में सारी पॉपुलेशन तो आ नहीं सकती, तो फिर लोग ओवरक्राउडेड मतलब ज्यादा पॉपुलेटेड स्लम्स में रहने लगे, ठीक है।
सो लिविंग कंडीशंस भी बहुत पुअर हो गई थी सिटीज में। देन स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमने देखा सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेटअप हुई थी, ठीक है। तो इंग्लैंड से क्लोथ्स को इंपोर्ट किया जाता था और दूसरे कंट्रीज में, एंड देन उन कंट्रीज के जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे, उनको काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता था, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज से बनकर, मशीन से बनकर जो कपड़ा आ रहा है वो ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्वालिटी में सस्ता होगा, जो कि हैंडमेड बन रहा है ना। तो फिर उनको जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे उनको काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता था इस वजह से, ठीक है। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड। फॉर एग्जांपल दिस वाज द सिचुएशन इन केस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन का यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, विच वाज मेनली कैरिड आउट इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्टली मर्चेंटाइज, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे वो टेक्सटाइल कहाँ पर प्रोड्यूस करते थे? अपने घरों में या फिर छोटी वर्कशॉप्स में, है ना। तो वो उनके पास इतना बजट भी नहीं होता था, वो इतने बड़ी बड़ी मशीन्स तो सेटअप कर नहीं सकते थे, एंड मशीनों से फिर जो टेक्सटाइल है उनको इंपोर्ट किया जाता था कंट्री में, तो इसलिए वो चीप भी होते थे, सस्ते होते थे एंड इजिली अफोर्डेबल होते थे, इसलिए उनको काफी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता था, ठीक है। Then, in the regions of Europe where the aristocracy enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. And यूरोप के वो regions, वो जगह जहाँ पर राजाओं का रूल था, राजा महाराजा थे, एरिस्टोक्रेसी थी, एंड वहाँ पर जो peasants होते थे, जो फार्मर होते थे, उनको feudal dues देने पड़ते थे, एंड और दूसरे बहुत टैक्सेस होते थे जो उन्हें राजाओं को एंड उनकी फैमिली को पे करने पड़ते थे, ठीक है। तो ये एक हार्डशिप थी। देन द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री, ठीक है। जो फूड प्राइसेस हैं उनका जो दाम है वो काफ़ी बढ़ गया, खाने का दाम बढ़ गया, एंड इस वजह से बैड हार्वेस्ट, मतलब देखो जो फूड प्राइसेस है उसका, जो फूड प्राइसेस हैं वो क्यों इंक्रीज हुए? बिकॉज बैड हार्वेस्ट हुई, ठीक है। अगर अच्छी फसल नहीं होती, क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो फिर जो फूड है उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ? वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म देखने को मिली टाउन और कंट्री में, मतलब लोग बहुत ही गरीब हो गए थे, वो फूड भी परचेज नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। 1848 का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है एंड जो फूड शॉर्टेज होने लगती है तो फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो कैसे अपनी लिविंग कंडीशंस को मेंटेन रखेंगे, कैसे वो जिएंगे, बिकॉज ये तो बेसिक नीड्स है ना। जॉब आपको चाहिए पैसे कमाने के लिए, खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, एंड यही नहीं होंगे तो फिर लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी। तो इस वजह से जो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो सड़कों पर आ गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। देन इन 1845 जो सिलीशिया में वीवर्स थे, हमने सिलीशिया वाला एग्जांपल देखा भी था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, जिन्होंने उनको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, एंड देन उनको ऑर्डर्स भी प्लेस किए एंड टेक्सटाइल्स को फिनिश करने के लिए, लेकिन फिर उनका जो पे है, मतलब उनको जो सैलरी है वो कम कर दी, ठीक है। तो इस वजह से सिलीशिया में जो वीवर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये कुछ हमने इकोनॉमिक हार्डशिप्स बताई मिड 19th सेंचुरी में इन यूरोप, ओके। सो दिस वाज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दिस पिक्चर इज देयर इन योर एनसीईआरटी, वहां से ये पिक्चर ली है, एंड ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज बाय जूलियस हबनर। तो ये इमेज किसने बनाई थी, पिक्चर किसने बनाई थी? जूलियस हबनर ने। एंड ये क्या शो कर रही है? डिफीट ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, द स्लीपिंग जर्मेनिया, द फॉलन जर्मेनिया, द सैड जर्मेनिया। तो ये क्या है? जर्मेनिया है, एलिगरी ऑफ जर्मनी। सो दिस इज द पिक्चर, द फॉलन जर्मेनिया, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वो जमीन पर गिरी हुई है, सो द फॉलन जर्मेनिया, एंड ये डिफीट शो कर रहा है, ओके। एंड दिस इमेज वाज पेंटेड बाय जूलियस हबनर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हु रिजेक्टेड द डिमांड्स ऑफ जर्मन पीपल। तो 1848 में जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन हुआ था जर्मनी में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, एंड वो चाहते थे कि जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करे, है ना। तो इस जर्मन पीपल की इस डिमांड को किसने रिजेक्ट किया था? कौन से रूलर ने रिजेक्ट किया था? फ्रेडरिक विल्हेल्म IV ने, है ना। सो फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, यहाँ पर 4 आएगा, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जितनी भी पिक्चर्स गिवन है, बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन गिवन है, उनको अच्छे से कर लेना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया के एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे। ऐसे फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो देखो, पहला यहाँ पे एमसीक्यू है, 7th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? इसका मतलब कि देखो, जैसे कि मान लो 1900 में कुछ हुआ, फिर 1910 में कुछ हुआ, फिर 1920 में कुछ हुआ, तो ऐसे असेंडिंग से आपको मतलब ऊपर जाते जाना है ईयर वाइज। और वही आपको यहाँ पे देखो ये रैंडम इंसिडेंट्स दे दिए, इन्हें अरेंज करना है आपको, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये
ठीक है, रीड करो। सत्याग्रह एट खेड़ा, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुई थी? इन द ईयर 1917। चंपारण कब हुई थी? इन द ईयर 1917। और जो अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी मिल वर्कर्स वाली, दैट वाज इन द ईयर 1918। तो ये 1917 है, ठीक है। हड़ताल ड्यू टू रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट जब आया था इन द ईयर 1919, तब महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करी थी और सेम ईयर में थी 1919। तो ये हो गया 1917, ये हो गया 1919। महात्मा गांधी कम्स बैक टू इंडिया, कब आए थे वापस? 1915 में। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, साउथ अफ्रीका से। कांग्रेस एडॉप्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सो जो आपका सितंबर 1920 का कलकत्ता सेशन था उसमें नॉन कॉपरेशन प्लान को एडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कांग्रेस। अब यहां पे अरेंज करना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ महात्मा गांधी 1915, सबसे छोटा साल है तो पहले आएगा थर्ड। उसके बाद सत्याग्रह एट खेड़ा हुई थी 1918-1919, तो ये होगा इसके बाद फर्स्ट, ठीक है, 1918 वाला, सॉरी 1917, उसके बाद ये 1919 और फिर ये 1920। तो ये होगा थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8 फ्रॉम द सेम चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स गिव रिजर्व्ड सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस? डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि जो दलित थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको जो बी आर अम्बेडकर जी की डिमांड थी कि भाई इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए और इनके लिए सीट रिजर्व कर देनी चाहिए इन द स्टेट असेंबलीज एंड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये डिमांड कब मानी गई और कौन सा पैक्ट साइन हुआ था? एंड अच्छा, ऑप्शन है आपके लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है पूना पैक्ट। तो देखो, जो आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें बी आर अम्बेडकर जी ने डिमांड रखी थी कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी जी इसके अगेंस्ट थे क्योंकि इससे क्या होगा, जो कंट्री वो और ज्यादा डिवाइड होगा। लेकिन बाद में जब पूना पैक्ट साइन हुआ, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ था जिसमें जो दलित थे उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए गए, उनके लिए जो सीट थी वो रिजर्व कर दी गई थी इन द सेंट्रल असेंबली एंड इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स, ठीक है। तो उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं बनाए गए, ठीक है। यानी कि सीट रिजर्व करने का क्या मतलब है कि कोई भी मान लो जहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई दलित लीडर होगा तो उसे सिर्फ दलित ही चूज नहीं करेंगे, उसे जो जनरल पीपल है वो भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं बनाए गए लेकिन उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई इन दी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन सा पैक्ट था? पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है। ओके, सो व्हाई वाज द रेजोल्यूशन पास्ड एट द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929? तो 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें जो रेजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज का, उसको क्यों पास किया गया था, क्यों इंपॉर्टेंट था वो? ओके, दिस यू हैव टू टेल। सो द रेजोल्यूशन पास्ड इन 1929 वाज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था एंड जो हमारे जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिले, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। ओके, सो इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम कांग्रेस हैड एक्टिवली आस्क्ड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डोमिनियन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पहली बार था जब कांग्रेस ने एक्टिवली पावर के ट्रांसफर के लिए डिमांड करी थी कि अब जो कंप्लीट पावर है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, वो हम इंडियंस को मिल जानी चाहिए, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दे रहे थे या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमें पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे। एंड कांग्रेस ने क्या किया था, ये पहली बार डिमांड करी थी, फर्स्ट टाइम मांगा था कि हमें पूर्ण स्वराज मिलनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस या कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज अ साइन दैट द डेज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कंट्री वर नंबर्ड आफ्टर दिस रेजोल्यूशन। एंड ये एक साइन था कि इस रेजोल्यूशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो डेज है ना, जितने दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री पर रूल करेगी, वो डेज अब बहुत कम रह गए, मतलब बहुत कम ही गिनती के ही दिन रह गए हैं जितने दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर राज करेगी, मतलब जो ब्रिटिश राज था वो खत्म होने वाला था। सो देयर डेज वर नंबर्ड, ठीक है। तो ये ऐसा पहला साइन था, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का है। सो साल्ट इज समथिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत ही सही है। दिस इज ट्रू दैट जो साल्ट है वो हर एक इंसान कंज्यूम करता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है। ओके, अनलाइक दिस ऑल द पीपल कंज्यूम सॉल्ट ऑल ओवर इंडिया। विथ स्टेप बाय वाइसरॉय इरविन enraged गांधी टू लॉन्च अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट मूवमेंट यूजिंग दिस एसेंशियल आइटम एज अ सिंबल। तो वाइसरॉय इरविन ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से गांधी जी मजबूर हो गए थे कि वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसमें वो सॉल्ट को एक सिंबल की तरह,
यूज करेंगे। तो ऐसा क्या किया था वाइसरॉय इरविन ने जिस वजह से गांधी जी ने ऐसा किया? ओके, एलैबोरेट विद एग्जांपल। तो देखो, जनवरी 31 को 1930 में गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा था जिनमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स बताई थी, ठीक है, स्टेटिंग 11 डिमांड्स। द मोस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स, मतलब साल्ट के ऊपर जो टैक्स था उसको एबॉलिश किया जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी, ठीक है। साल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड जो साल्ट का जो प्रोडक्शन था उस पर टैक्स, जो साल्ट का प्रोडक्शन था उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकार था, एंड साल्ट पर टैक्स भी लगाया जाता था। तो इससे गांधी जी ने बताया कि इससे जो हमें ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव, मतलब सबसे खराब चेहरा देखने को मिल रहा है कि वो कैसे तरीके से हमें ऑप्रेस कर रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं। ओके, तो ये गांधी जी ने बताया। देन इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो जब गांधी जी ने ये लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स बताई, साल्ट जो टैक्स है, जो साल्ट लॉ है, उस जो साल्ट टैक्स है उसको एबॉलिश करने के लिए बोला, तो इरविन इस बात के लिए नहीं माने। वो बहुत ही अनविलिंग थे, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो इस वजह से ही महात्मा गांधी ने अपना ये जो फेमस 240 माइल्स लॉन्ग सॉल्ट मार्च है इसको लॉन्च कर दिया, accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, ठीक है। तो ऐसा लॉर्ड इरविन ने किया, इस वजह से गांधी जी ने ये साल्ट मार्च लॉन्च किया था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स की हेल्प से पूरा आंसर हमने लिख दिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे फ्रेंड्स के प्री बोर्ड में पूछा भी जा चुका है एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो अच्छे से आपको कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आप लिख देना, इनफ रहेगा। पहला पॉइंट देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, फर्स्ट पॉइंट, नॉट ऑल पार्टिसिपेंट वर मूव्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो इमोशन था ये मतलब सभी के लिए वो सेम नहीं था, कुछ उसे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लेते थे, कुछ उसे मानते थे यार क्या हमें इक्वल राइट्स तो मिल नहीं रहे। कोई दलित है वो यही समझेगा कि मेरी कम्युनिटी को इतना सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो मैं स्वराज के लिए क्यों लड़ूं। तो ये जो अलग अलग नोशंस था स्वराज के लिए वो एक प्रॉब्लम थी। एंड कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित। अब कांग्रेस भी क्या करती थी, वो दलित को इग्नोर करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो हिंदू महासभा के ज्यादातर उनके तरफ उनका झुकाव था कि भाई हिंदू के जो डिमांड है, हिंदू क्या चाहेंगे कि दलित के अगेंस्ट होते थे वो बेसिकली, तो इसलिए अगर दलित का साथ कांग्रेस देगी तो जो हिंदूज है वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस क्या करती थी, वो दलित की तरफ ज्यादा उनको उनकी जो डिमांड्स उन्हें नहीं सुनती थी। साथ साथ मुस्लिम के केस में भी यही सेम था, आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। दिस वाज टू बी अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग द सनातन। इसका रीजन क्या था, कांग्रेस ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कई सनातनी जो हिंदू रिलीजन के अपर कास्ट है, जो कंजर्वेटिव हिंदूज हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए वो दलित का साथ नहीं देते थे, उनकी जो नीड्स है उन्हें नहीं सुनते थे, ठीक है। थस दे रिसीव्ड हाफ हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप्स। अब खुद समझो ना, दलित क्यों करेंगे सपोर्ट कांग्रेस का, क्यों करेंगे वो स्वराज के लिए क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। वही मैंने आपको कहा कि हिंदू रिलीजन का ज्यादा यहाँ पे उनको ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, जो हिंदू कंजर्वेटिव लोग थे उनकी डिमांड्स को सुना जा रहा था, एंड इसीलिए जो बाकी ग्रुप्स थे वो एलिनेटेड फील कर रहे थे, ठीक है। एंड हिंदू महासभा इसका एग्जांपल, ये एक हिंदू ग्रुप था, नेशनलिस्ट ग्रुप था, विच डेवलप्ड मिसट्रस्ट इन अदर रिलीजियस ग्रुप रिगार्डिंग द इंटेंशन एंड प्रोग्राम्स। अगला पॉइंट, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो पहले 2 पॉइंट में दलित की बात कर ली, फिर आगे के कुछ पॉइंट्स में आपको मुस्लिम्स की बात करनी है। मुस्लिम का भी सेम ही केस है, आसान है याद करना कि मुस्लिम्स भी एलिनेटेड फील कर रहे थे। क्यों? रीजन आगे पढ़ने वाले हैं। एज द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज हिंदू पोजेशन विद मिलिटेंट फेवर। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके बीच की जो टेंशन थी, जो कम्युनल टेंशन थी, वो इंक्रीज हो रही थी। जो मुस्लिम थे वो अपनी डिमांड को रख रहे थे, लेकिन हिंदू महासभा के जो लोग थे वो उसको नहीं मान रहे थे। तो इसलिए अब जो मुस्लिम थे उन्हें भी एलिनेटेड फील हो रहा था कि हम एक माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी की डिमांड्स यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ मेजॉरिटी जो हिंदू थे उनको उनकी बातों को सुना जा रहा है। दिस प्रोवोक, इसीलिए उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं रहे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। और अगर हम जानते हैं कि अगर कोई भी कितनी भी कम्युनिटी हो एक कंट्री में, अगर यूनिटी नहीं होगी बीच में तो आप एक कॉमन कॉज के लिए नहीं लड़ोगे, ठीक है। कॉमन कॉज क्या है? ब्रिटिशर्स है, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ोगे अगर आपस में कम्युनिटी के बीच में यूनिटी नहीं होगी। सो ये एक प्रॉब्लम थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सोशल नॉर्म्स एंड इकोनॉमी इन मेनी वेज। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, 2 पॉइंट मुस्लिम्स के, 2 पॉइंट दलित्स के, एंड लास्ट पॉइंट में हमने कंक्लूड कर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर
12। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से मैप के क्वेश्चन आने ही आने वाले, बिल्कुल आएंगे। तो इसका कुछ 2 क्वेश्चन हम लाए आपके लिए। मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द मैप, ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। पहला पार्ट रीड करते हैं। अ प्लेस इन पंजाब वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो जानते हैं कहां पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और आप इसे लोकेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ये हरियाणा है, ये पंजाब है ऊपर, यहाँ पे आप लोकेट कर देना। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगला देखते हैं। अ प्लेस इन गुजरात एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी? जब 60 मार्च यानी कि 60 लॉ था, उसे ब्रेक किया था महात्मा गांधी जी ने। कहां ब्रेक हुआ था? दांडी, जो कि एक कोस्टल टाउन है गुजरात का। और दांडी कहां पे? यहाँ पे कोस्टल टाउन यानी कि कोस्ट पे लोकेटेड है। ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का, ठीक है, दांडी। एंड दिस इज अमृतसर। अब आगे बढ़ते हैं और वही देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक शिफ्टेड देयर अटेंशन इन द लेट 1950s टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, एंड जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने अपने अटेंशन को शिफ्ट कर लिया था लेट 1850s में। उन्होंने अपने अटेंशन को शिफ्ट कर लिया था डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, मतलब वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए, वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने अपना अटेंशन शिफ्ट कर लिया था। दिस हैपेंड मेनली बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था, वो आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स में से सिलेक्ट करना है, सही रीजंस को सिलेक्ट करना है। सो द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग नेशंस हैड ग्रेटर स्कोप। क्या ऐसा कुछ है? क्या ये रीजन है? सो दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज देखो जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपिंग नेशन से फायदा नहीं लेना चाहते, वो कोई मौका नहीं ढूंढ रहे वहां पर, वो हेल्प करना चाहते हैं। सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी स्कोप, ओके। सो ये तो गलत हो जाएगी। देन यूरोप एंड जापान हैड रैपिडली rebuild their economies and did not need the help of IMF and World Bank। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही रीजन है। बिकॉज देखो जो यूरोपियन कंट्रीज थे एंड जापान जैसे जो एशियन कंट्रीज थे, ये अपनी इकोनॉमीज को रैपिडली डेवलप कर रहे थे, रीबिल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी डेवलप हो ही चुके थे। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक से इन कंट्रीज को तो, या इन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है उनको हेल्प नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से फिर IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने अपना जो फोकस है वो डेवलपिंग नेशंस की तरफ कर लिया, बिकॉज इनको तो हेल्प चाहिए ही नहीं, ओके। द डेवलपिंग कंट्रीज नीडेड देयर हेल्प टू डेवलप। बिल्कुल सही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज उनको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए डेवलप होने के लिए, एंड वो जो हेल्प है वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने ही प्रोवाइड करी। सो सेकंड एंड थर्ड रीजंस बिल्कुल सही हैं। सो सेकंड एंड थर्ड ओनली। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। Now let's see next question. So which country had voluntarily cut off the economic relationship from the world economy 1949? So 1949 में वर्ल्ड इकोनॉमी से किस कंट्री ने voluntarily मतलब अपनी मर्जी से पूरी दुनिया से इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को कट ऑफ कर दिया था? सो कौन सा कंट्री था वो? सो एज यू नो द आंसर चाइना। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। तो चाइना आइसोलेशन में चला गया था, उसने पूरी दुनिया के जो कंट्रीज थे उससे जो भी इकोनॉमिक टाइज थे, ट्रेड से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो सारे कट ऑफ कर दिए थे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द टर्म सिल्क रूट्स इन योर ओन वर्ड्स। तो ये हमारे चैप्टर में सबसे पहले सिल्क रूट्स का ही टॉपिक आता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसको हमें डिफाइन करना है। सिल्क रूट्स वर ट्रेड रूट्स यूज्ड बाय द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्री एंड कॉन्टिनेंटल बॉर्डर। बेसिकली आप देख सकते हो जैसे चाइना के जो सिल्क कार्गोज होते थे उनका सिल्क बहुत फेमस होता था, इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस होते थे। तो इन्हीं रीजन्स को यहाँ पे यूरोप से कनेक्ट करना, आपके जो नॉर्थन अफ्रीका है उसके पार्ट को कनेक्ट करना, यही सिल्क रूट थे। यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता था, एक्सचेंज होता था, साथ साथ यहाँ पे कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। जो रिलीजन है, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, वैसी क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। तो ये होता था विच फैसिलिटेट द ट्रेड ऑफ चाइनीज प्रोड्यूस सिल्क कार्गो टू वेस्टर्न नेशंस। वेस्टर्न नेशन यानी कि यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है। दे वर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड टिल द 15th century। ट्रेड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक पोट्री, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस वर आल्सो फैसिलिटेटेड बाय अदर रूट्स। और ये जो सिल्क रूट्स होते थे ये लैंड पर भी होते थे, साथ साथ ये वाटर पे भी होते थे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डिड इंडियन ट्रेड बी बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 17th century? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 से लेके ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है एंड इसको समझना ईजी है। और चैप्टर नंबर 4 में भी इसका एप्लीकेशन है, मतलब आपको वहां से भी आप रिलेट कर पाओगे। ट्रेड विद इंडिया वाज ग्रेटली बेनिफिशियल टू द ब्रिटिश इन द 17th century। क्योंकि इंडिया किन चीजों के लिए जाना जाता था उस टाइम पर इंडिया जाना जाता था
था, अपने कॉटन, अपने टेक्सटाइल जो फैब्रिक होता था, जो धागा होता था, उसकी क्वालिटी के लिए इंडिया जाना जाता था, जो स्पाइसेस होते थे, तो इन्हीं चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते थे और उससे मुनाफा कमाते थे। इंडिया एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन एंड टेक्सटाइल्स एट दैट टाइम विच वर हाईली डिमांडेड एंड डिजायर्ड एट ब्रिटेन। यानी कि आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो अच्छा कॉटन फाइबर मिलता था हाई क्वालिटी का, वो इंडिया में मिलता था और इंडिया उन्हीं को एक्सपोर्ट करता था टू द ब्रिटेन। और ब्रिटेन में फिर इंडस्ट्री सेटअप हो ही चुकी थी, उसी हाई क्वालिटी के कॉटन को यूज करते थे, कपड़े बनाते थे उससे मशीन्स पे और फिर उसी कपड़े को इंडियन मार्केट में बेचते थे, जिससे जो इंडियन हैंडलूम वीवर्स थे उनका नुकसान हुआ था। ये हमने आगे पढ़ा था, ठीक है। इंडिया वाज द सोर्स ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस फॉर ब्रिटेन, वही स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इन्हीं में हमारे इंडिया सबसे आगे था, ठीक है। वेरियस अदर प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो, डाई, साल्ट पीटर एंड टी वर आल्सो ट्रेडेड। अब इंडिगो की बात करें तो इंडिगो में हालांकि जो फार्मर्स थे वो नहीं चाहते थे इंडिगो उगाना, लेकिन जो ब्रिटिश ने जब इंडिया को कॉलोनी बना लिया था तो उन्होंने फार्मर्स को फोर्स करा था इंडिगो उगाने के लिए, और तब वो वहां से इंडिया से इंपोर्ट करते थे इंडिगो को। एंड देयर अवेलेबिलिटी फ्रॉम इंडिया इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी, अब जो कॉटन अच्छा आ रहा है वहां से कपड़ा बनता था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था और ब्रिटेन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया उन इंडस्ट्रीज की वजह से, जिस वजह से वहां पे खाने की डिमांड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। हमने ये भी पढ़ा कि फिर उन्होंने अपनी कॉलोनीज में लैंड क्लियर करवाए, वहां पे खेती करवाई तो फिर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए था। आप सोचो कि इंडिया में वहां पर कुछ प्रोडक्शन करवा रहे हैं, फूड का प्रोडक्शन करवा रहे हैं और यहाँ से फिर इंडिया से ब्रिटेन लाना है खाने को, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, सो पॉइंट्स में आपको अपना आंसर लिखना होगा। सो टेक्नोलॉजी प्लेड अ मेजर रोल इन ऑल दीज डेवलपमेंट। जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, जितनी भी चेंजेस आए, उन सभी में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल था, ठीक है। रेलवे, स्टीम शिपिंग, टेलीग्राफ, ये जो इन्वेंशंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, एंड इन इन्वेंशंस के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता इस ट्रांसफॉर्मेशन को इमेजिन करना। 19th सेंचुरी में जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, तो इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता था इन सभी चीजों के इन्वेंशन के बिना। ओके, सो टेक्नोलॉजी प्लेड अ वेरी मेजर रोल। देन टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्ड इन लिंकिंग द मार्केट्स बाय सपोर्टिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड बाय द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन्स एंड शिप्स। टेक्नोलॉजी की हेल्प से मार्केट्स भी आपस में लिंक होने लगे, आपस में जुड़ने लगे, ठीक है। एंड जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसको भी सपोर्ट किया जाने लगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। जो ट्रेन्स के इन्वेंशन हुए, शिप्स के इन्वेंशन हुए, सो इससे ट्रांसपोर्ट करना गुड्स का ये और ज्यादा ईजी हो गया एंड मार्केट्स लिंक होने लगे, ठीक है। फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स एंड लार्जर शिप्स हेल्प्ड मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली फार अवे फ्रॉम फार्म्स टू फाइनल मार्केट्स। अब देखो, फार्म्स में जो क्रॉप्स हैं, जो फूड है, उसको मार्केट्स तक पहुंचाना होगा, तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। तो जब ये फास्टर रेलवेज का इन्वेंशन हुआ, जो हल्के व्हीकल्स बनने लगे, लाइटर वैगन्स एंड बड़े बड़े शिप्स के इन्वेंशन हुए, तो इससे क्या हुआ, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो और ज़्यादा इजी हो गया एंड अब फूड को बहुत ही जल्दी चीपली पहुंचाया जा सकता था, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था फार्म से फाइनल मार्केट्स तक, ठीक है। देन रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन हुआ, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से जो मीट है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाना ईजी हो गया, पॉसिबल हो गया। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले तो जो लाइव एनिमल्स थे उन्हें शिप किया जाता था एंड देन जहां पर कंज्यूम करना है वहीं पर उन्हें स्लॉदर किया जाता था, लेकिन रेफ्रिजरेटेड शिप्स के इन्वेंशन के बाद उसी स्पॉट पर एनिमल्स को स्लॉदर करके उनके मीट को रेफ्रिजरेट करके फिर ट्रांसपोर्ट कर देते थे, तो इससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गया था एंड आम लोग भी मीट को परचेज कर पा रहे थे। ओके, सो इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप्स मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट मीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एज बिफोर लाइव एनिमल्स वर ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप टू बी ईटन एज मीट, ठीक है। द रेफ्रिजरेटेड शिप्स रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। अब ऑब्वियसली मीट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गया रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से एंड मीट प्राइसेस काफ़ी कम हो गए यूरोप में, बिकॉज अब मीट इजीली अवेलेबल हो पा रहा था तो उसके प्राइसेस भी कम हो गए एंड जो पुअर लोग थे यूरोप में वो भी अब मीट को कंज्यूम कर पा रहे थे, अफोर्ड कर पा रहे थे, तो इससे क्या हुआ, उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हुई, बेटर हो गई एंड इससे सोशल पीस, जब लोगों की सारी नीड्स पूरी हो रही होती है, उन्हें खाना मिल रहा होता है, रहने के लिए जगह मिल रही होती है, उनके पास नौकरी होती है, तो इससे पीस बढ़ता है सोसाइटी में, ठीक है। एंड जो है इंपीरियलिज्म के लिए जो सपोर्ट है वो भी बढ़ता गया। जब हम अपने आप में पूरे फुलफिल्ड होते हैं, हमारी सारी नीड्स वांट्स पूरी हो रही होती है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें और दूसरी कंट्रीज पर भी कब्जा करना चाहिए, तो इंपीरियलिज्म का सपोर्ट बढ़ने लगा जैसे जैसे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बेटर हुई। ओके,
Then technology played a very important role in linking the world markets, which promoted the spirit of colonialism. देखो टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड मार्केट्स को लिंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये हम जानते हैं, एंड इससे कोलोनियलिज्म के लिए जो स्पिरिट है वो भी प्रमोट हुई। मतलब देखो जब मार्केट्स लिंक हुए तो और दूसरे जो कंट्रीज है वो देखने लगे कि हाँ इस कंट्री में तो कितने सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कितने मिनरल्स हैं, हमें इस कंट्री पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि यहाँ के रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पाएँ। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कोलोनियलिज्म की स्पिरिट को भी प्रमोट किया जाने लगा। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी का पूरा रोल था 19th सेंचुरी में इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, जो हमने पूरा डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड सिस्टम जो है उस पर ये आपको केस गिवन है एंड ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। सो व्हाट इज द ब्रेटन वुड सिस्टम एसोसिएटेड विद? ब्रेटन वुड सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो वॉर के बाद जो कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमीज काफ़ी खराब हो गई थी, तो ये सिस्टम बनाया गया था ब्रेटन वुड सिस्टम, उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, उनकी इकोनॉमीज को हेल्प करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, वॉर के बाद जो भी नुकसान हुआ उससे उभरने के लिए एंड दोबारा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये ब्रेटन वुड सिस्टम बनाया गया था एंड ये वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 77 और G77? ये ग्रुप क्या था? ये आपकी मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। ये ग्रुप बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा एंड इस ग्रुप के थ्रू उन्होंने डिमांड करी थी कि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम था ये वेस्टर्न कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमीज को ज्यादा फेवर करते थे, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे, उन्होंने डिमांड करी कि हमें एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए एंड ये उन्होंने डिमांड करी G77 या ग्रुप ऑफ 77 के थ्रू। ठीक है, तो एक ग्रुप उन्होंने बनाया था। देन व्हाट वाज द फिक्स्ड रेटिंग सिस्टम? फिक्स्ड रेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखो फिक्स्ड रेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू दुनिया में जितनी भी वेरियस करेंसीज है ना उनमें एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को इस्टेब्लिश किया जाने लगा। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को इस्टेब्लिश करना ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके केस में एग्जांपल भी दिया है कि जो इंडियन रुपी है उसे कंपेयर किया जाता है डॉलर को, उसे डॉलर से कंपेयर किया जाता है एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर एंड यही फिक्स एक्सचेंज रेट को सेटअप करना दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं उनमें, इसे बोला जाता है फिक्स्ड रेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन विद एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहले एमसीक्यू करेंगे। 19th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वाज द डायनेमिक इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग इट्स अर्लीस्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? फ्रेंड्स, हमने देखा था कि देखो जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 फेज हम एक टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। शुरू में 1800 से 1840s तक जो सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली इंडस्ट्री जो थी दैट वाज द कॉटन इंडस्ट्री, दैट वाज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। वहां पे जो स्टीम इंजन था वो आ चुका था, जिस वजह से और ज्यादा मशीन्स आ रही थी, जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा था। और उसके बाद 1840 से फिर धीरे धीरे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था कॉटन इंडस्ट्री से, अब जो सबसे ज्यादा डायनेमिक इंडस्ट्री थी ब्रिटेन की दैट वाज द मेटल इंडस्ट्री। और मेटल में भी स्पेसिफिकली जो आयरन ओर की इंडस्ट्री थी वो सबसे ज्यादा डायनेमिक थी इन द ब्रिटेन। ठीक है, और 1873 की बात करें तो उसमें जो ब्रिटेन का एक्सपोर्ट था ना आयरन एंड स्टील का, वो डबल था कॉटन का। ठीक है, जो कॉटन का एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ कॉटन हो गया, कॉटन के कपड़े हो गए, उससे डबल आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट हो रहा था। तो ये हमें शो करता है कि जो हमारा शुरू वाला फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें ब्रिटेन में सबसे पहले कॉटन था डायनेमिक, उसका कॉटन इंडस्ट्री, उसके बाद मेटल इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली आयरन एंड ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ते हैं। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल्स बिगेन सेलिंग क्लोथ्स इन इंडिया दे पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मेड इन मैनचेस्टर, ये जो लेबल लगा होता था कपड़ों पर, जो इंडिया में कपड़े आप देखते थे, ये एक टाइप से ट्रस्ट बिल्ड करता था लोगों में कि भाई ये कपड़ा मैनचेस्टर से बनकर आया है तो क्वालिटी अच्छी होगी, इसलिए वो लोग उन्हें परचेज कर लेते थे। इसका रीजन क्या है? दीज लेबल्स वर यूज्ड टू मेक द कस्टमर फील पॉजिटिव, उन्हें एक ट्रस्ट फील होता था कि हाँ भैया कपड़े की क्वालिटी अच्छी होगी, मशीन से बन के आया है ब्रिटेन में, एंड कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग दीज क्लोथ्स, दे वर मार्क ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी करें, आप बिकॉज लगा के देख लो, स्टेटमेंट बिल्कुल सेंस बना रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। सो व्हाई वुड द मर्चेंट्स नॉट एक्सपैंड द प्रोडक्शन विद इन टाउन्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, जो
फेज था, तो उस टाइम पर जो मर्चेंट्स थे वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे थे टाउन्स के अंदर। तो देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सा टाइम पीरियड था? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वो टाइम है जिसमें फैक्ट्री सेटअप हुई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई एंड प्रोडक्शन एकदम इंक्रीज हो गया। लेकिन वो सब होने से पहले, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने से पहले जो मास प्रोडक्शन होता था, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था, उसको बोला जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस फेज में जो मर्चेंट्स थे वो अपने प्रोडक्शन को सिटीज में, टाउन्स में क्यों नहीं एक्सपैंड कर पा रहे थे? इसके पीछे क्या रीजन था? दे कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन बिकॉज दे वर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय ट्रेड गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स इन द टाउन्स। टाउन्स में ट्रेड गिल्ड्स और मर्चेंट्स होते थे। ट्रेड गिल्ड्स मतलब, ट्रेड गिल्ड्स वो इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स होते थे, ठीक है, वो काफी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स होते थे जो कि पहले ही मार्केट पर डोमिनेट करे हुए होते थे, ठीक है, मतलब उनका एकाधिकार टाइप होता था, वो रूल करते थे मार्केट के ऊपर, उनका डोमिनेशन होता था, वो उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था। एंड मार्केट में जो भी नए प्रोड्यूसर या मर्चेंट्स एंटर होते थे वो उनको इतना, उनके प्रोडक्शन को एक्सपैंड नहीं होने देते थे, एक टाइप से वो रूल करते थे मार्केट के ऊपर। तो ये ट्रेड गिल्ड्स होते थे जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल होते थे, पावरफुल होते थे, इनका पहले से ही डोमिनेंस होती थी। तो इस वजह से जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड नहीं कर पाते थे, बिकॉज वो काफी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते थे इन ट्रेड गिल्ड्स एंड मर्चेंट से, ठीक है। ट्रेड गिल्ड्स वर टू पावरफुल, ये काफी ज्यादा पावरफुल होते थे एंड स्ट्रॉन्ग एंड टुक कंट्रोल ऑफ एवरी स्टेप ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो भी हर एक स्टेप का ये ध्यान रखते थे, उन पर उनका कंट्रोल होता था, ठीक है। इसीलिए जो मर्चेंट्स थे उनको कंट्री साइड जाना पड़ता था, मतलब रूरल एरियाज में अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ता था, वो सिटीज में, टाउन्स में ऐसा नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसके पीछे ये रीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क का। हाउ डिड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो देखो, 18th सेंचुरी में ऐसे काफ़ी सीरीज ऑफ इन्वेंशंस हुए जिस वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके स्टेप्स में काफ़ी इफिशिएंसी, मतलब काफ़ी इजी हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो वो कौन से ऐसे इन्वेंशंस थे जिनकी वजह से ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये ईजी हो गया, एफिशिएंट हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में? तो देखो, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस हुए जैसे कि स्पिनिंग जेनी, ठीक है, यहाँ पे स्पिनिंग जेनी आएगा। कॉटन मिल इन्वेंटेड इन द 18th सेंचुरी, इस वजह से जो प्रोडक्शन का हर एक स्टेप था वो एफिशिएंट हो गया, वो इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया, ठीक है, इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन मिल की एस्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? बाय रिचर्ड आर्कराइट, इनेबल्ड हिम टू इंटीग्रेट ऑल प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन अंडर वन रूफ। स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। तो देखो, जब कॉटन मिल को एस्टैब्लिश किया गया रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से प्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक ही जगह पर होने लगे, अंडर वन रूफ। पहले ये जो प्रोसेसेस थे ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर होते थे, लेकिन जब मिल को एस्टैब्लिश किया, कॉटन मिल को जब एस्टैब्लिश किया, तो इस वजह से जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो एक ही जगह पर होने लगे। स्पिनिंग जेनी इन्वेंट करी गई थी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा एंड इस मशीन से जो स्पिनिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया था, ठीक है। एंड जो लेबर की डिमांड है वो कम हो गई थी। पहले लेबर ये सारा काम करते थे स्पिनिंग का, लेकिन स्पिनिंग जेनी के इन्वेंशन से लेबर की डिमांड भी कम हो गई थी, ठीक है। So then jute mills with streamlined processes like carding, twisting, spinning, rolling also helped in speeding the process of production, ठीक है। जो जूट मिल्स हैं उनमें ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस होते थे, कार्डिंग, ट्विस्टिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, रोलिंग के लिए, एंड इस वजह से उनका भी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया था। तो ये कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए थे जिस वजह से काफ़ी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ईजी हो गया था, एफिशिएंट हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डिड दी हैंडलूम इंडस्ट्री कोलैप्स इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल? एक्सप्लेन। हैंडलूम इंडस्ट्री यानी कि जो हाथ से मतलब धागा बुनते हैं और उससे कपड़े बनाते हैं, दैट इज द हैंडलूम इंडस्ट्री, जो कि इंडिया में बहुत फेमस होती थी। एंड इसका कैसे डिक्लाइन हुआ ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो यार, बहुत सिंपल रीजन है, पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो 17th सेंचुरी, उसके बाद 18th सेंचुरी आई, फिर धीरे धीरे 19th सेंचुरी में उसका डिक्लाइन होना चालू हो गया। इसका रीजन बेसिकली ये था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अपनी फास्ट पेस पकड़ चुका था, जिस वजह से वहां पे जो मशीन मेड कपड़ा आता था लोग उसे प्रेफर करते थे। और इंडिया में नहीं, बाकी जितनी भी कॉलोनी थी, जितने भी अलग अलग कंट्रीज से, वहां पे इसी कपड़े को ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा। आज भी हम मशीन मेड कपड़े पहनते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं, कि क्वालिटी अच्छी होती है, एंड इसीलिए जो हाथ से बना हुआ कपड़ा होता था उसमें टाइम ज्यादा लगता था। अब आप सोचो ना कि एक कपड़ा बनाने में अगर 10 दिन लग रहे हैं तो वो हाई प्राइस पे आप बेचोगे, आपकी मेहनत उसमें लगी है। अब हाई प्राइस पे बेचोगे, इसे लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव है कि वो सस्ता कपड़ा खरीद सकते हैं
मैनचेस्टर वाला, तो इसलिए यही प्रॉब्लम थी जिस वजह से डिक्लाइन होना चालू हो गया। और फिर ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉप पर था, उन्होंने इंडिया से जो कपड़ा बनकर आता भी था ना, जो हैंडलूम का, उन्होंने इस पर मतलब एक टाइप से हाई टैक्स लगा दे कि भाई इस पे ज्यादा टैरिफ लगा दो कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करे ही ना अपना कपड़ा, ठीक है, हम अपनी इंडस्ट्रीज में अपना कपड़ा बनाएंगे, अपनी कंट्री में तो बेचेंगे ही, साथ साथ इंडिया में भी बेचेंगे, ये उनकी प्लानिंग थी। अब देखो पॉइंट्स पढ़ते हैं। फैक्ट्रीज इन मैनचेस्टर बिगेन प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट, उनके खुद का जो डोमेस्टिक मार्केट था, वहां पे मैनचेस्टर ने अपने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट पुट मोर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द टेक्सटाइल कमिंग फ्रॉम इंडिया टू इंकरेज द लोकल इंडस्ट्री, यानी कि ब्रिटेन की जो लोकल इंडस्ट्री थी उनको इंकरेज करने के लिए कि वो अपने कपड़ा बेच सके। अब आप खुद सोचो, इंडिया का कपड़ा आ रहा है, वो ब्रिटेन का कपड़ा है, तो उनको मतलब ब्रिटेन चाहते हैं कंपटीशन ही खत्म हो जाए, इंडिया का कोई कपड़ा हो ही ना, हमारा ही कपड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। एंड लोकल, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी ताकि इंडिया एक्सपोर्ट ही ना करे, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे आपको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ रही है ब्रिटेन को, तो आप क्यों एक्सपोर्ट करोगे, ये प्रॉब्लम थी। एंड द इंडियन वीवर्स लॉस देयर ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज यानी कि जो फॉरेन कंट्री में वो एक्सपोर्ट करते थे, वो मार्केट उन्होंने लूज कर दिया। अब धीरे धीरे वो अपने खुद का मार्केट भी, हमारा जो इंडियन मार्केट था उससे भी लूज करने वाले, वो आगे देखेंगे। मैनचेस्टर गुड स्टार्टेड फ्लडिंग दी। अब देख लो, अगला ही पॉइंट है कि अब मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में भी आने लग गया। ब्रिटेन में तो वहां पे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई ली थी, साथ साथ अब इंडिया में भी मैनचेस्टर का कपड़ा मार्केट्स में आने लग गया और इंडियन हैंडलूम का डिक्लाइन और ज्यादा होने लगा। इंडियन वीवर कुड नॉट कंपीट विद द लो कॉस्ट मैनचेस्टर क्लॉथ, क्योंकि वो मशीन से बनकर आता था, उसकी कॉस्ट कम होती थी, वहीं हैंडलूम जो इंडियन हैंडलूम था उसकी कॉस्ट ज्यादा होती थी, लोग इस मशीन मेड कपड़े को ज्यादा प्रेफर करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ऑल्सो लेविड मोर टैक्सेस ऑन द हैंडलूम यूनिट, दिस मेड द इंडियन टेक्सटाइल कॉस्टली। और ज्यादा उस पर टैक्स लगा रही थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जिस वजह से और भी ज्यादा जो कपड़ा था वो महंगा हो गया। अगला पॉइंट, द सिविल वॉर इन द यूएसए फोर्स्ड द ब्रिटिश टू बाय मोर रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया फॉर देयर मैनचेस्टर। अब उनको जो रॉ कॉटन, यहाँ की जो धागा, जिससे धागा बनता है रॉ कॉटन, वो मतलब पहले वो यूएसए से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब सिविल वॉर हो रहा था, सिविल वॉर की वजह से अब ब्रिटेन इंडिया की तरफ टर्न डाउन हुआ कि भाई अब हम जो अपना रॉ कॉटन है वो इंडिया से इंपोर्ट करने वाले हैं। अब आप खुद सोचो ना कि आपका कंट्री अपना सारा रॉ कॉटन तो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, और खुद के जो इंडियन हैंडलूम वीवर्स थे उनके पास तो रॉ कॉटन था ही नहीं, और जो था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जो हाई क्वालिटी का अच्छा कॉटन होता था वो हम ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वहां से फिर जो कपड़ा बनकर आता था वो हमारी मार्केट में आता था और लोग उसे खरीदते थे। तो आप देख रहे हो क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। दिस क्रिएटेड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द वीवर्स इन द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री कोलैप्स, यानी कि अब जो उनके पास अच्छा कॉटन था वो बहुत लो क्वालिटी का था, एक तो अपना कपड़ा कोई उनको खरीद नहीं रहा था, साथ साथ उनके पास अब जो रॉ कॉटन था बनाने के लिए वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो दोनों में ही उनकी सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी। एंड ये रीजन है जिससे जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी दैट डिक्लाइन, एंड जो ब्रिटेन की जो मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो इस टाइम पर बहुत ग्रो हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दो इमेज दी हुई है, दोनों इमेज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फैमिली है, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ यार्न, नोटिस दैट वन व्हील इज मूविंग फ्रॉम वन स्पिंडल। तो यहाँ पे आप देखो एक ही व्हील है, यहाँ पे मैनुअल लेबर चल रहा है, यानी कि फैमिली इन्वॉल्व है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये कॉटन मतलब कॉटन टेक्सटाइल का ऑब्वियसली प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो ये पूरी फैक्ट्री, एक पूरी मतलब बड़ा सा एक आप कह सकते हो कारखाना है, वेयर हाउस है, जहाँ पे स्पिनिंग फैक्ट्री से है। इन 1930 यू कैन सी हाउ जायंट व्हील्स मूव्ड बाय स्टीम पावर कुड इन मोशन 100 ऑफ स्पिंडल टू मैन्युफैक्चर थ्रेड। आप देख रहे हो ये लाइंस आप देख रहे हो ना, इतने पतले पतले हजारों की लाइन में से थ्रेड्स हैं, धागे हैं, ठीक है, और इतने बड़े बड़े व्हील्स हैं, कोई हाथ से नहीं घुमा रहे इन्हें, जैसे यहाँ पे तो हाथ से घुमाया जा रहा है, यहाँ पे मशीन्स लगे हुए, स्टीम इंजन लगे हुए हैं, ठीक है। जेम्स वॉट ने जिन्हें बनाया था, इन्वेंट किया था, वो यहाँ पे लगे हुए हैं और ये पूरे इस धागे को बना रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में ही देखो एक चीज तो कॉमन है कि कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैनुअल हो रहा है, मैनुअली इसको किया जा रहा है, यहाँ पे मशीन्स के थ्रू किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। आइडेंटिफाई वन सिमिलैरिटी बिटवीन द इमेज गिवन, ये हमने कर ही लिया है, बोथ आर यूज्ड इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और बता दूं ये जो क्वेश्चन है आपके जो सीबीएसई का भी प्रैक्टिस पेपर रिलीज करा है सीबीएसई ने लेटेस्ट, तो उसमें से एक क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, इससे हमें पता चल गया कि सारी की सारी पिक्चर हम सोचते हैं कि यार चैप्टर नंबर 1 में जो फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग है वो इंपॉर्टेंट है, हमारा जैसे कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में डॉन ऑफ द सेंचुरी वो इंपॉर्टेंट नहीं यार, जितनी भी पेंटिंग जितनी भी आप इमेजेस देख रहे हो उनके नीचे जो एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको रीड एक बार कर लिया करो, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हाउ डिड जेम्स वॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्टिविटी सीन इन इमेज टू में हम देख सकते हैं भाई ये जो इमेज है यहाँ पे मशीन्स है, मशीन्स की हेल्प से फैक्ट्री में, इस स्पिनिंग फैक्ट्री में यहाँ पे स्पिन किया जा रहा है यार्न को, तो यहाँ पे जो आपके
स्टीम इंजन है, वही तो इसको घुमा रहे हैं जो पहिया है, ठीक है। सो ही कंट्रीब्यूटेड बाय इंप्रूविंग द स्टीम इंजन व्हिच वाज यूज्ड टू ऑपरेट द रोटरी मशीन, रोटरियां जो घूमती हैं बेसिकली। एंड अगला पार्ट है एनालाइज द इफेक्ट ऑन द लेबर फोर्स इन द कॉटन इंडस्ट्री ड्यू टू जेम्स वॉट कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जेम्स वॉट ने मशीन तो ले आए, उससे जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज तो हो गया, लेकिन अब जो यहाँ पे जो मैनुअल लेबर करने वाले लोग थे ये तो अनएम्प्लॉयड हो गए, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो ये एक बार ये मतलब हड़ताल एक टाइप से ऐसे प्रोटेस्ट पे बैठ गए कि भाई यहाँ पे मशीन आगे इनका यूज नहीं होना चाहिए, जो मैनुअल लेबर है वही कंटिन्यू होना चाहिए। हालांकि फिर ये धीरे धीरे मशीन्स और भी ज्यादा बढ़ी, प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये जेम्स वॉट, द इंक्रीज यूज ऑफ स्टीम पावर्ड मशीन रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल लेबर, इसीलिए ये मैनुअल लेबर अनएम्प्लॉयड हो गए थे उस टाइम पर। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी। एंड द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, टाइम कम हो गया और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 5 में से हैं, विच इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपका ये पहला एमसीक्यू है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द लैंडिंग लाइब्रेरीज इन द इंग्लैंड इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में लाइब्रेरीज बनाने का क्या रोल था, क्या मेन रोल था, ये आपको सिलेक्ट करना है। दे प्रमोटेड द रीडिंग अमंग द वर्किंग क्लास पीपल, दे एजुकेटेड द व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, दे encouraged self improvement, self expression and encourage the working class to write autobiographies, they help the people understand society। तो देखो क्लियरली आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन मेंशन्ड है एंड आपको मेन रोल पता होना चाहिए लाइब्रेरीज बनाने का। इट वाज टू एजुकेट द व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है, उनको एजुकेट करना, जो आर्टिसंस हैं, जो लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, एंड अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट को इंकरेज करना ताकि वो ऑटोबायोग्राफीज लिखें, अपनी लाइफ के बारे में लिखें। ये मेन रोल था लाइब्रेरीज के सेटअप करने के लिए। सो सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, विच इज योर सेकंड ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका असर्शन रीजन। असर्शन है व्हेन साइंटिस्ट लाइक इसाक न्यूटन बिगेन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज दे कुड इन्फ्लुएंस अ मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। बिल्कुल सही है, असर्शन एकदम सही है कि साइंटिस्ट जैसे कि इसाक न्यूटन ने जब अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना स्टार्ट किया तो इससे जो साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स थे, मतलब जो साइंस में इंटरेस्टेड थे, वो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ठीक है, वो उनकी डिस्कवरीज के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे एंड वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। इसके पीछे क्या रीजन है? मोर पीपल कुड रीड एंड फॉर्म ओपिनियंस ऑन हिज थ्योरीज, दिस हेल्प द साइंटिफिक टेम्पर ग्रो। बिल्कुल सही है, जो जब उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना स्टार्ट किया तो इससे ज्यादा लोग रीड करने लगे उनकी डिस्कवरीज के बारे में, ओपिनियंस फॉर्म करने लगे अपने, एंड इससे क्या हुआ, उनकी थ्योरीज पर अपने ओपिनियंस फॉर्म करने लगे एंड इससे साइंटिफिक टेम्पर ग्रो होने लगा। तो असर्शन रीजन दोनों ही बिल्कुल सही है एंड रीजन असर्शन का एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ वाज द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर सपोज टू स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। देखो, प्रिंट कल्चर के राइज से, प्रिंट कल्चर के बढ़ावे से डिस्पोटिज्म को कैसे हटाया जा सकेगा, ये आपको बताना। डिस्पोटिज्म क्या होता है? डिस्पोटिज्म मतलब जो रूलर होता है उसके पास अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर होती है, एक टाइप से मोनार्की आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर के राइज से डिस्पोटिज्म कैसे हटाई जा सकती है, ये आपको बताना है। ओके, इसके कैसे, व्हाट विल बी द वे फॉर इट, व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर इट, ये आपको बताना है। सो अमंग द पीपल ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वाज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। देखो, 18th सेंचुरी में लोगों के बीच में एक कॉमन बिलीफ था, मतलब उनका ये मानना था, उनका एक विश्वास था कि बुक से प्रोग्रेस स्प्रेड होता है, नॉलेज स्प्रेड होता है एंड इससे इनलाइटनमेंट आती है, ज्ञान आता है, ठीक है। तो ये लोगों का मानना था, पीपल मानते थे, वो बिलीव करते थे कि बुक से वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दे कुड लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोटिज्म, मतलब डिस्पोटिज्म से वो सोसाइटी को आज़ाद कर सकते हैं, ये लोगों का मानना था, वो बिलीव करते थे, ठीक है। हेराल्ड टाइम, मतलब ऐसा एक टाइम आएगा जिसमें रीजन एंड इंटेलेक्ट रूल करेंगे वर्ल्ड पर एंड इससे पर्सनल ओपिनियन का बर्थ होगा, मतलब डिस्पोटिज्म हट जाएगा अगर बुक्स स्प्रेड होंगी, नॉलेज स्प्रेड होगा, लोग रीड करेंगे, प्रिंट कल्चर का राइज होगा, तो जो डिस्पोटिज्म है वो खत्म हो जाएगा एंड रीजन एंड इंटेलेक्ट रूल पर वर्ल्ड पर रूल करेंगे, मतलब रीजन सही होगा एंड सही लोग वर्ल्ड पर रूल करेंगे इस वजह से, एंड लोगों के खुद के पर्सनल ओपिनियन बनने लगेंगे, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, इससे ये जो ओपिनियंस हैं ये अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड भी होंगे बुक्स के थ्रू, ठीक है। दे बिलीव दैट दे वुड
would channelize people's anger and disillusionment with current government and they would be motivated enough to drive them away. लोगों का ये मानना था कि प्रिंट कल्चर से क्या होगा, प्रिंट कल्चर से लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो एंगर है, डिसइल्यूजनमेंट है गवर्नमेंट को लेकर, इससे वो क्या करेंगे, इससे वो मोटिवेट हो जाएंगे गवर्नमेंट की इस मिसमैनेजमेंट को देखकर, गवर्नमेंट कैसे हमें कंट्रोल कर रही है, कैसे गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, इससे लोगों का गुस्सा बढ़ेगा एंड वो मोटिवेट हो जाएंगे गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए, उनको ड्राइव देम अवे, मतलब डिस्पोटिज्म को खत्म करने के लिए लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये लोगों का मानना था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर का अगर राइज होता है तो प्रिंट कल्चर का राइज हुआ तो डिस्पोटिज्म इससे हटाई जा सकती है, इट कुड स्वीप इट अवे, ठीक है। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा विच विल बी ऑफ 2 मार्क्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन एम्पावरिंग वुमेन फॉर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो वुमेन की सोसाइटी में अपोजिशन थी उसे अपलिफ्ट करने में प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो बुक्स थी, जो मैगजीन्स थी, जो पैम्फलेट्स थे, उन्होंने कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन, जो शोषण उन्हें फेस करना पड़ता था, उससे उसके अगेंस्ट आवाज उठाने में इन बुक्स का क्या, इन मैगजीन्स का क्या रोल रहा, वही हमें एक्सप्लेन करना है। सो देखो, प्रिंट रेवोल्यूशन हेल्प द वुमेन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द प्रिवेलिंग डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन थ्रू द स्टोरीज, थ्रू द मैगजीन्स, थ्रू द पैम्फलेट। हस्बैंड एंड फादर्स एजुकेटेड देयर वुमेन एंड दिस मेड वुमेन मोर वोकल एंड कॉन्फिडेंट। कि भाई अब जो हस्बैंड्स थे, जो मतलब जो और ज्यादा आप कह सकते हो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो समझते थे कि यार हमें अपनी विमेन को, अपने गर्ल चाइल्ड्स को एजुकेट करना है ताकि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपने जो मतलब कह सकते हो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है वो उन्हें ना फेस करना पड़े सोसाइटी में। अब मल्टीट्यूड ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेनिंग व्हाई वुमेन शुड बी टॉट वाज आल्सो रिटन बाय मेनी वुमेन ऑथर्स। उस टाइम पर वुमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था, उनका जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम होता था एंड इसीलिए एक बहुत सारी मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा मात्रा में बुक्स यहाँ पे प्रिंट होने लग गई जो ये एक्सप्लेन कर रही थी कि वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, वुमेन को क्यों एजुकेट करना चाहिए, वुमेन को क्यों पढ़ाना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को क्यों स्कूल भेजना चाहिए। तो इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें बढ़ रहा था। वुमेन वर ऑल्सो एबल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द सोशल इविल्स एंड प्रैक्टिस। जैसे कि आपको एग्जाम्पल मैं दूं सती का, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बुक्स प्रिंट होती थी इंडिया में, और भी बहुत सारी बुक्स हैं एंड दिस हेल्प देम गेन देयर इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। ओके, अब यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी जा रही थी जैसे वसुंधरा देवी। अब लेकिन उस वो पॉइंट आप यहाँ पे क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे इंपावरिंग की बात हो रही है, उनकी जो सोसाइटी में पोजीशन थी उसे अपलिफ्ट होने की बात हो रही है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी सेम चैप्टर में से है। व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878, व्हाट पावर्स डिड इट गिव टू द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये था सेंसरशिप, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी हमारी लोकल लैंग्वेज में, बंगाली में, हिंदी में, कनाडा में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसी बुक, कोई भी ऐसी मैगजीन प्रिंट हो जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हो, उनकी जो ट्रेड में मोनोपोली है, मोनोपोली यानी कि कोई भी कंपटीशन ही उन्हें नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कोई भी उसे क्रिटिसाइज ना करे। तो वर्निकुलर जो लैंग्वेज थी, इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज में इतना प्रिंट हो रहा था मटेरियल, उस पे मतलब सेंसरशिप लगा दी कि भाई अब हम देखेंगे कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसी बुक आएगी नहीं मार्केट में, पहले हम उसे देखेंगे कहीं उसमें कुछ हमारे अगेंस्ट तो नहीं लिखा हुआ, उसके बाद उस बुक को पब्लिश किया जाएगा। तो ये पावर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद को दे दी थ्रू दिस वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द वर्निकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 बिकॉज द कंपनी वाज वरीड दैट देयर क्रिटिसिज्म इन इंडियन मीडिया माइट बी यूज्ड बाय देयर क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक देयर ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। कि जो इंडिया में बुक्स लिखी जा रही है उनके अगेंस्ट, ये बुक्स अगर ब्रिटेन में जो इनके अगेंस्ट है लोग कि भाई यहाँ पे हमारे कोलोनाइज किया हुआ इन्होंने इंडिया को, तो कहीं ये इन बुक्स का यूज करके हमारी ट्रेड मोनोपोली को क्रिटिसाइज ना करे, ठीक है। तो इसका उन्हें डर था जिस वजह से उन्होंने ये एक्ट लागू किया। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1877 द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट ग्रू इन द इंडियन मीडिया। द वर्निकुलर न्यूज़पेपर यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड इंकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, इनका जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही मतलब गंदा है, मिस मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। एंड दी सो इट बिकेम्स नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया टू सप्रेस द लोकल न्यूज़पेपर इफ प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल्स इन द वर्निकुलर प्रेस। कि ठीक है भाई, जितना भी कुछ भी प्रिंट हो, कोई भी मटेरियल हो, वो सबसे पहले हमारा जो चेकर्स हैं कि भाई यहाँ पे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं लिखा, हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं इस न्यूज़पेपर में या फिर इस मैगजीन में या फिर इस बुक में। तो ये सब चेक किया जाता था थ्रू दिस वर्निकुलर प्रेस एक्ट, और ये पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई थी। द गवर्नमेंट हैड द पावर टू वार्न, सीज एंड कॉन्फिस्केट द प्रिंटिंग मशीनरी ऑफ द न्यूज़पेपर इफ इट वाज जज एज सेडिटियस। सेडिटियस का मतलब यानी कि कुछ देशद्रोही, देश के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये तो एक तरह से बहाना था, लेकिन
एक टाइप से वो कह रहे थे कि भाई हमारे अगेंस्ट कुछ मत लिखो, और इसी को उन्होंने सेडेटिव्स का यहाँ पे नाम दे दिया। द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग एस्पेक्ट वाज दैट इट पुट सिवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर व्हाइल द इंग्लिश वंस वर स्प्रेड फ्रॉम इट्स प्रीव्यू। यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पे कोई रोक नहीं थी, लेकिन जो हमारी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे थे उन पर रोक लगाई जा रही थी। कुछ भी उनके अगेंस्ट लिखा होता था उसे बैन कर दिया जाता था। ठीक है, तो यही था आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1870A। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वर्चुअल रीडिंग मैनिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्चुअल रीडिंग मैनिया यानी कि अब जो यूरोप के कंट्रीज, यूरोप ही नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो लिटरेसी रेट था दैट वाज इंक्रीजिंग 60-70%, 80% तक कुछ कंट्रीज का लिटरेसी रेट पहुंच चुका था। यानी कि लोग अब एजुकेटेड थे, लोग अब बुकों को पढ़ सकते थे, जो मैगजीन्स प्रिंट हो रही थी, अब एक जो रीडिंग की ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया हुआ है वर्चुअल रीडिंग मैनिया। अब व्हाई वाज द वर्चुअल रीडिंग मैनिया प्रेवलेंट इन यूरोपियन कंट्रीज एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी? इसका रीजन है, एकमात्र रीजन है लिटरेसी रेट, द इंक्रीजिंग ऑफ द लिटरेसी रेट इन वेरियस यूरोपियन कंट्रीज रेंजिंग फ्रॉम 60 to 70% एंड ऑल्सो 80%। दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द रीडर्स इन द पब्लिक। ठीक है, तो बुक्स के जो रीडर्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे, एंड इसीलिए वर्चुअल रीडिंग मैनिया वाज प्रेवलेंट इन द यूरोपियन कंट्रीज। अगला क्वेश्चन, विच जेनरे ऑफ बुक वाज सोल्ड अलोंग विद द रोमांसेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? इसका आंसर है हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स थी, यानी कि जो हमारे देश के इतिहास को बताने वाली बुक्स थी वो प्रेवलेंट थी अलोंग विद द रोमांसेस। ठीक है, अगला पार्ट, हाउ वर द न्यू ऑडियंस ल्योर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स? ये इसमें भी गिवन है, यहाँ पे आप पढ़ के भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन ल्योर्ड यहाँ पे मतलब है कि अब नई ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही थी। अब अलग अलग तरीके, अलग अलग फंडे निकाले जा रहे थे कि भैया अब आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है बुक्स को परचेज करने के लिए। अब जो बुक्स हैं उन्हें मार्केट से परचेज करता था जो पेनी चेक बुक्स थी, और जो छोटी छोटी चैप बुक्स होती थी उन्हें बेचा जाता था, यानी कि वो उन बुक्स को लेके गलियों में घूमते थे और जिन्हें बुक्स चाहिए होती थी वो उनसे खरीद लेते थे। तो यहाँ पे और भी ज्यादा आसान कर दिया था, मतलब प्रिंट्स को खरीदना, बुक्स को खरीदना, मैगजीन्स को खरीदना। ठीक है, तो अब जो वुमेन थी वो भी इन पेनी चैप बुक्स को खरीदती थी एंड अपने स्पेयर टाइम में उन्हें पढ़ती थी। ठीक है, तो ये न्यू ऑडियंस ल्योर्ड करने के लिए जो मतलब सेलर्स थे वो अलग अलग तरीके अपना रहे थे, जैसे कि पेनी चैप बुक्स का यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो आप पढ़ भी सकते हो, बट अदर फॉर्म्स। एंड देखो ये पेनी चैप बुक्स वो कैरिड बाय द पेटी पैडलर्स, जो इन पेनी चैप बुक्स को कैरी करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? पेटी पैडलर्स कहते थे, नोन एज चैपमैन, एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, यानी कि एक पेनी। अभी जैसे 1 रुपया हमारे केस में, वैसे उस पे उनकी करेंसी में उसे एक पेनी कहते थे। सो दैट इवन दी पुअर कुड बाय देम, पुअर गरीब इसे खरीद सके, या फिर जो वुमेन है वो मार्केट तो जा नहीं सकती थी वुमेन, तो इसलिए घर पे उनको वो बुक वहां से परचेज कर लेती थी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और यहां से हमने अपने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करना। ऐसे ही हम ऐसी ज्योग्राफी के, सिविक्स के एंड इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।